राजस्थान की स्पेशल सीरीज़ में हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स डिस्कस किया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में पहले हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद में मिडिवल, फिर मॉडर्न इंडिया, उसके बाद में देखेंगे राजस्थान में कल्चर कैसा है और राजस्थान में कौन कौन से फेस्टिवल और कौन कौन से डांस वगैरह होते हैं। तो अभी भी जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। तो ये हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आप बार बार कमेंट करके ये ना बोलें कि सर प्लीज़ कंप्लीट कराइए, प्लीज़ कंप्लीट कराइए। भाई पूरा ही कंप्लीट कराते हैं हम। हमने हिस्ट्री कराया, ज्योग्राफी कराया, पूरा कंप्लीट कराया, इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कराया और पॉलिटिकल पूरी कंप्लीट क्लास रही थी उसकी। बाकी करंट अफेयर की कंप्लीट क्लास हो चुकी है। तो अब स्टार्ट करेंगे इतिहास को। तो राजस्थान के इतिहास को हम कंप्लीट ही करेंगे, चाहे कितने भी टाइम लग जाए इसमें। 4 से 5 दिन मुझे लगता है कि लग जाने चाहिए इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला ही क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल से कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो राजस्थान में अगर जो प्रारंभ किया था तो वो किया था ACL कोलाइन द्वारा। लेकिन अगर बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कब की गई थी, 1861 में की गई थी। उसके 10 साल बाद यानी कि 1871 में ये ACL कोलाइन द्वारा यहाँ पर राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किया गया। ये किया कहाँ से था, ये किया था दौसा डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। वहीं पर अगर इसके पुनर्गठन की बात करें तो 1902 में जॉन मार्शल द्वारा किया गया था इसका पुनर्गठन। नेक्स्ट है, ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लीस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है। तो ये कार्य है ऑरेल स्टेन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये उत्तरी साइड में है, तो ये यहाँ पे घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला आंसर आ जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो ये किया गया कालीबंगा का। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर के किनारे जैसे ही आपका आएगा तो आएगा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये काली चूड़ियाँ हैं। यहाँ पे खुदाई के दौरान काली चूड़ियाँ मिली थी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दिया था अमरानंद घोष को। ये कौन सी जिले में है। तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले के किस साइड में है। तो ये है आपके दक्षिणी पश्चिमी साइड में हनुमानगढ़ के। तो इन्होंने कब इस स्थल की खोज की थी, 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में फिर 1961 से 69 के मध्य BBLB के थापर और BD खरे और KM श्रीवास्तव, SC श्रीवास्तव ने भी इसका उत्खनन कराया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो आपने देखा था BB लाल संबंधित हैं, खरे संबंधित हैं, थापर संबंधित है, ये RC अग्रवाल इससे संबंधित नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमरानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी। तो कब की थी, 1951-52 में ये खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले से किस दिशा में स्थित है। तो अभी हमने देखा था हनुमानगढ़ के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है ये। नेक्स्ट है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था। तो ये 5 स्तरों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। तो ये किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने कहा था ये। नेक्स्ट है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले। तो ये मिले आपके कालीबंगा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कालीबंगा पुरा स्थल से किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तो जुते हुए खेत की बात करें तो हम ये मिला है दक्षिणी पूर्व में। किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से मिली हैं और काली चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। किस पुरातत्व स्थल से पर घरों में अंडाकार कुएं मिलते हैं। तो ये कहाँ पर
ये कालीबंगा में ही मिलते हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति डैश डैश में प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगा में प्राप्त हुई है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये 7 अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं किससे? मिट्टी की ईंटों से निर्मित है ये। नेक्स्ट है दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्षी है, राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? तो जौ के प्राप्त हुए हैं। उसके साथ साथ में गेहूँ, जौ की इसके साक्ष्य भी मिले हैं। उसके साथ चना और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो नहीं में देख लेते हैं। ये चावल के नहीं हुए, बाकी बाजरा के, गेहूं के और हाथीदांत के, कंगी के मिले हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? तो कालीबंगा में ही मिली है ये। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? वहाँ पे कोट दीजी में। कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है किससे? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से संबंध रहा है इसका। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ साथ में इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट आहड़ में स्थित है। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो ये आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती है। प्रोफेसर HD सांखलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है? तो ये आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है। तो इसकी खोज जो सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में इसे की इसकी खोज। बाद में 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन कराया गया था। चलिए नेक्स्ट है कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो आहड़ में देखिए SP जैन कोई नहीं है, बल्कि कौन कौन से रिलेटेड थे? अक्षय कीर्ति, रतन चंद्र अग्रवाल और उसके साथ में ही धीरज लाल सांकलिया इनके नेतृत्व में किया गया था। कालीबंगा का आप जानते हैं एक घोष, बैराट के दयाराम सानी और बागोर का BN मिश्रा। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था? तो ये HD सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था, नोट कर लो। आहड़ सभ्यता से प्रथम खुदाई किसने की थी? तो सबसे पहले खुदाई जो की थी हमने देखा था कि अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ये कब की थी? तो इन्होंने की थी 1953 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आहड़ सभ्यता स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ये बनास नदी पर स्थित है। तो बनास नदी आप जानते हैं कि किस साइड में? ये साउथ में है, राजस्थान के उदयपुर के पास। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना नाम कस्बा दबा हुआ है, जहाँ ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। तो आपको पता होना चाहिए ये साउथ के क्षेत्र में है आहड़ सभ्यता। पुरस्तर आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं किससे? ताम पाषाण युग से संबंधित हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है किससे? ताम पाषाण काल से संबंधित है बनास संस्कृति कहें, फिर आहड़ संस्कृति कहें इसको। किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आप जानते हैं कि उदयपुर से ये अवशेष पाए गए हैं। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति के जैसे नाम आएगा तो आपको आहड़ संस्कृति क्लिक कर जानी चाहिए। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो ये लोथल, आप जानते हैं कि ये गुजरात में है, ये स्थल नहीं है। नेक्स्ट है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा है? तो आहड़ इसका नाम है। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा सही सुमेलित है? तो यह है आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना है, तभी इसको ताम्रपाषाण युग कहते हैं। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता। ये आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है आपको। तो पहला है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते, तो इस बात तो ठीक है। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये लोग चावल से परिचित थे, तो ये गलत हो गया। तीसरा,
धातु का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तीसरी बात ठीक है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई, तो तीसरी बात भी ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका आंसर आ गया। ये लोग चावल से परिचित थे, इसमें दिया नहीं थे, तो ये गलत हो गया। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है बताना है आपको। तो तीसरा स्टेटमेंट ही असत्य है कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो भाई उपलब्ध है तभी तो खोज की गई है, तो यही बात गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ अनाज रखने के बड़े ये भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे अथवा कोठे के नाम से जाना जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल रंग के मृदभांड कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले हैं जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है। किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो आहड़ से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चित्रित धूसर मृदभांड इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से संबंधित है से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं ये काले एवं लाल रंग के मृदभांड संस्कृति। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आहड़ इसका प्रमुख केंद्र है। तो कैसे भी आपसे एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो आहड़ में कौन कौन सा होता था? देखो, गेहूँ होता था, ज्वार होता था, चावल होता था, तो ये बाजरा, उसके बाद में जौ का नहीं मिला है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये चांदी से परिचित नहीं थे, जबकि तांबा, लोहा और टीन से परिचित थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली ये बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। दो मुँह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो आहड़ से खुदाई में मिले हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं, गणेशवर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं कहाँ पर? ये सीकर में उपस्थित हैं। तो गणेशवर प्राक हड़प्पा या हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के कांटली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गणेशवर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कांटली नदी, आपको नदी का नाम जरूर पता होना चाहिए। जिले का नाम पता हो ना हो, पता हो तो ज़्यादा बेहतर है, बट नदी का नाम पूछ लिया जाता है। बाकी और किसने इसका उत्खनन कराया था वो पूछ लिया जाता है। तो गणेशवर संस्कृति का उत्खनन किसने कराया था? तो ये रतन चंद्र अग्रवाल ने कराया था। 1978 में विजय कुमार ने कराया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता था? तो गणेशवर संस्कृति को, ये सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन गणेशवर सभ्यता के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो नीम का थाना से प्राप्त हुए हैं, सीकर जिला अगर दे तो वो भी आपका आंसर ठीक होता। किस नदी के किनारे स्थित गणेशवर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो किस नदी के किनारे? मैंने बताया था कि नदी का किनारा आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये कांटली नदी के किनारे मिले हैं। नेक्स्ट है, गणेशवर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। तो सभ्यता के साथ साथ में नदी और किसने खोज की थी, ये आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। गणेशवर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। ये किस सभ्यता में मकान व बस्तियों का निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये कौन सी? गणेशवर में इनका ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट चलते हैं, गणेशवर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो ये गैरिक मृदभांड गणेशवर से प्राप्त हुए हैं। बैराठ प्राचीन काल राजधानी थी किसकी? मत्स्य राज्य की। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। वर्तमान में बैराठ है। ये कहाँ पे? बीजक की पहाड़ियों, ये भीम जी की डूंगरी, तो महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में और पुनः 62-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया है। यह सभ्यता बाणगंगा के किनारे स्थित है। बैराठ से ये बैराठ और वैसे बाणगंगा। तो इसका आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे और किसने उत्खनन कराया था। कौन सा विकल्प बैराठ से संबंधित नहीं है? तो बीजक की पहाड़ियाँ और भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, राम जी की पहाड़ी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई है इन्होंने? तो बैराठ के उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। और आपको टाइम भी पता होना चाहिए। दयाराम साहनी ने 1936-37, 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ी
मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चुने हुए पत्थरों से प्लास्टर में पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? तो ये बैराठ में स्थित है। ये नेक्स्ट है भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराठ से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैराठ या फिर बैराटनगर प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्रथम अगर बात आए 1936-37 में दयाराम सैनी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आप जानते हैं कि मौर्यकालीन सभ्यता के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? वो भी अशोक के शिलालेख यहाँ से मिले हैं। उसमें क्या क्या मिला है? इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं जिनमें 8 चांदी के पंचमार्क हैं, 28 इंडो ग्रीक हैं और 16 जो है ये मुद्राएं राजा मिनंडर की मुद्राएं हैं इसमें। तो ये तीनों फैक्ट में आपको पता होना जरूरी है। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले? तो आपने जानते हैं कि बैराठ से मिले हैं। ये निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनंडर के 16 सिक्के, देखिए पूछ लिया गया, तो कहाँ से? ये बैराठ से मिले हैं। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? ये बैराठ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। सही कथनों को चुनना है आपको। पहला ही स्टेटमेंट है इसमें कि बैराटनगर जिसे पहले बैराठ के नाम से जाना जाता था जोधपुर का एक हिस्सा है, तो ये गलत है, जोधपुर का नहीं है। बैराठ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो दूसरी बात ठीक है। तो ये जयपुर साइड में था, जोधपुर इसमें गलत दे दिया, तो दूसरा इसका ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आप जानते हैं कि बैराठ में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन वर्ड द्वारा भाबरू शिलालेख की खोज की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से की? भाबरू शिलालेख की खोज की गई है, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे गए हैं। इसको वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखवा दिया गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत का सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। देखिए बैराठ कहाँ पे? जयपुर के पास है। ये के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। ये अशोक के शिलालेख हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1837 में बीजक पहाड़ी यानी कि बैराठ स्थित अशोक के शिलालेख की खोज किसने की है? तो कैप्टन बर्ड द्वारा ही खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके अलवर के निकट बैराठ और भरतपुर के निकट नोह में। चलिए नेक्स्ट है। बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है किस नाम से? बीजक पहाड़ी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं कहाँ से? तो ये बैराठ से ही मिले हैं। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? तो ये बैराठ में मिला है। क्या? गोल चैत्य ग्रह। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये अवशेष मिले हैं बैराठ में। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बैराठ स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से ही अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं, जिसमें माना जाता है कि यह स्थित भीम की डूंगरी पांडु हिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष व्यतीत किया था। नेक्स्ट है महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो ये यहाँ पे मत्स्य जनपद में किया था। नेक्स्ट किस पुरास्थल पर चित्रित शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ पे? बैराठ में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड बनास नदी के किनारे। इसका आपको सबका नदी का किनारा तो जरूर पता होना जरूरी है। तो कहाँ पर? राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन किसने कराया था? बी लाल द्वारा 1957-58 में कराया गया था। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन से जिले में है, कौन सी नदी के किनारे, कहाँ कौन सा पुरातात्विक स्थल है, नवपाषाणकालीन है, किस नाम से जाना था? गिलुंड के नाम से। किसने इसका उत्खनन कराया था? तो ये बी लाल द्वारा 1957-58 में कराया गया था। तो ये सारी चीज़ों में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ये ताम प्रस्तोत्तर युग के हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? तो ये अभी हमने बताया था राजसमंद में है।
पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है, जो कैसा नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। मध्यायिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो मध्यायिका नगरी है चित्तौड़ जिले में। वर्तमान नाम क्या है? नाम नगरी। इसको पहले मध्यायिका के नाम से कहाँ पे? चित्तौड़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध और वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन काल के अवशेष मिले हैं, जिसका उत्खनन किसने? 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में कराया गया था। किस जिले में बालाथल स्थल सभ्यता संबंधित है? तो ये उदयपुर जिले में है। ये उदयपुर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के तट पर बल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्र पाषाणीन युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और BN मिश्रा के नेतृत्व में उत्खनन इस क्षेत्र में कराया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ यहाँ से। तो पूछा 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से मिला है? तो बालाथल सभ्यता से मिला है। ये किसने बालाथल का उत्खनन कराया? तो आपको पता होना चाहिए BN मिश्रा द्वारा ये कराया गया था। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम पाषाणिक काल से संबंधित है? तो ये बालाथल ताम पाषाणिक काल से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल नदी में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अभी मैंने इसलिए बताया था कि कालीबंगा के आगे घग्गर और जोधपुरा के आगे साबी और इसका ओझियाना के आगे खारी, एक बालाथल के आगे कांतली नहीं है। ये तो यही गलत है। इसमें आएगा बेड़च नदी, बालाथल के आगे आएगा बेड़च नदी, ठीक है, उसके किनारे था ये। चलिए नेक्स्ट है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाणीन युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये बालाथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो आपने देखा था बालाथल स्थित है कहाँ पे? उदयपुर में। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता था? तो सोनथी को नाम से जाना जाता है। किसके? कालीबंगा प्रथम के नाम से। सोनथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने कराया था। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो ये कौन से? भीलवाड़ा में स्थित है बागोर कस्बा। नेक्स्ट चलते हैं। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं यहाँ से, और BN मिश्रा बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक है। तो दोनों बातें ठीक हैं। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर कांटे पर स्थित है? तो ये कोठारी नदी के कांटे पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये महासंतिया से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बागोर से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटर नगर कहा जाता है तो कौन सा है? वो रेड टोंक है। वो इसे रेड सभ्यता यानी कि प्राचीन राजस्थान का टाटर नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर, जो निवाई के समीप स्थित है। उत्खनन में यहाँ एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से। तो 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938-40 में सभ्यता का उत्खनन केदारनाथ पुरी द्वारा कराया गया था। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो किसके? रेड या टोंक के। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाइडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? तो कहाँ से? रेड से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के कहते थे? तो ये कौन सा नगर या टोंक को कहते थे? प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के टोंक जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है? तो बागोर तो आपका भीलवाड़ा में और नाडोल है आपका पाली में। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? नोह से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलते हैं कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो ये जोधपुरा बसा हुआ है। कौन सी नदी के? साबी नदी के किनारे। कहाँ पे? ये जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के पास। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबी नदी के किनारे स्थित है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो ओझियाना की खुदाई की गई थी। ये किस टाइप की संस्कृति थी? ताम्रयुगीन आड़ संस्कृति से संबंधित ओझियाना, तो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में
बदनौर के पास स्थित है ये। देखिए उत्खनन किसने कराया था? B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 में इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से गाय की लघु मृणकीर्ति यानी कि मृण मूर्ति मिली है, और साथ ये जो है यहाँ पे यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातत्व स्थल संबंधित जिला सही नहीं है? बाकी 3 सही हैं। देखिए सोनारी झुंझुनू में है, गिलुंड राजसमंद में है, जोधपुरा जयपुर में है, तो ओझियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? तो कहाँ पे? भीलवाड़ा में स्थित है ये, तो यही यहाँ पे चित्तौड़गढ़ लिख दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सुमेलित नहीं है? तो ओझियाना, ये केएनपुरी, ये सुमेलित नहीं है। जबकि बात करें आहड़ की तो HD सांकलिया ने खोज की थी इसकी, बैराट की DR सानी ने, और बागोर की BN स्मिथ ने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओझियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के दौरान किया गया था? तो कब से? 2000 और 2001 के बीच में किया गया था ये। नेक्स्ट है, रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? कहाँ पर? रंगमहल में, तो ये हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में किया गया था। ये कहाँ पर रंगमहल? ये है हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, रंगमहल स्थित है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिला। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? तो ये खेती की जाती है चावल की। नेक्स्ट है, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो ये बिंजोर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, लूनी घाटी डीडवाना बोड़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, बोड़ा पुष्कर होकरा जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित है? तो पुरापाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? तो ये सोनारी से ही यहाँ से अवशेष मिले हैं इसके। किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? तो किसको? चाकसू को चंपावती के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? जयपुर जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है, भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो जालोर में थी ये भीनमाल सभ्यता। नेक्स्ट है, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई है? तो जालोर जिले में ये भीनमाल की खोज की गई है। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये डॉक्टर जगत नारायण ने खोज की थी ये। कब? 1978 में। डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों और पथरीले कंदराओं के शिल्प चित्रों की खोज की है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में डीडगढ़ शिल्पकला पुरातात्विक स्थल हैं? तो कहाँ पे? अलवर में स्थित हैं। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो ये पीरियड 3 में लोहा उपलब्ध था ये। उत्खनन कार्य किसने कराया था? रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में किया गया था। कौन सा स्थल लघु पाषाण युगीन ये संस्कृति से संबंधित है? तो देखिए सोजत हो गया, धनेरी हो गया, तिलवाड़ा हो गया। गणेशगढ़ इससे संबंधित नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन में से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर तहसील का गांव कौन सा है? तो यह कुराडा गांव। कहाँ पर? नागौर स्थित कुराडा ग्राम में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पुरापाषाणी कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली है? तो कहाँ से? जयपुर और इंद्रगढ़ से। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कथन सत्य है बताना आपको। तो पहला है, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये गलत है। यहाँ से आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण कालीन से है, ये भी गलत है। तीसरा, कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो तीसरी बात ठीक है, तो पहला ये आंसर आ गया आपका। बीकानेर में घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? LP टेसिटोरी द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाणीन युग उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो कहाँ से? ये भानगढ़ से उपलब्ध हुए हैं ये। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन सभ्यता यानी कि झांडोल कहाँ स्थित है? झांडोल आपको उदयपुर में स्थित है। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो कौन से? मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लोह युगीन सभ्यता है कौन सी? एक तो ये 9 भरतपुर में
जोधपुरा जयपुर में और सोनारी झुंझुनू में। तीसरा आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एक ताम्रपाषाणी स्थल है? तो कौन सा? आहड़ है। कौन से मध्य पाषाण काल का राजस्थान में स्थित है? कौन सा है इसमें? तो एक तो बागोर हो गया और तीसरा हो गया तिलवाड़ा। अब देखिए कुछ एक दृष्टि डाल लेते हैं इस पर। अगर बात की जाए पूरा पाषाण काल की, जो 24,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक था, तो इनमें स्थल कौन कौन से हैं? देखिए डीडवाना पूरा पाषाणकालीन स्थल है, सबसे प्राचीन स्थल है। दूसरा जायल हो गया जो नागौर में है। विराटनगर हो गया जयपुर में। भानगढ़ हो गया अलवर में। इंद्रगढ़ हो गया बूंदी में। दर हो गया भरतपुर में। यहाँ से क्या क्या मिला है तो ये तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछ लिया था कि ये स्थल कौन सा है। मध्य पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो बागौर हो गया भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा हो गया और विराटनगर हो गया। विराटनगर पूरा पाषाणकालीन भी है, मध्य पाषाणकालीन भी है। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन की बात करें तो आहड़ हो गया उदयपुर में, गिलुंड हो गया राजसमंद में, कालीबंगा हनुमानगढ़। पाषाणकालीन की बात करें तो बागौर हो गया भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा हो गया बाड़मेर में। अगर ताम्रपाषाणकालीन की बात करें तो आहड़ हो गया झाडोल, बालाथल पूछा जाता कहाँ पे है? उदयपुर में। उसके बाद में चीथवाड़ी, उसके बाद में पुंगल, ये बोड़ा पुष्कर, उसके साथ में पर्वतसर पूछ लिया जाता है। ये फिर पूछ लिया जाता मलाह, ये ओझियाना बे लाहौरी भीलवाड़ा में। गणेश्वर पूछ लिया जाता अक्सर सीकर में, बाड़ेश्वर डूंगरपुर में। नेक्स्ट है लोह युगीन कौन कौन से? तो नो भरतपुर में हो गया, विराटनगर हो गया, जोधपुरा सामर जयपुर में हो गया, सोनारी झुंझुनू रेडनगर हो गया, नगर हो गया, और नेनवा हो गया, भीनमाल हो गया जालौर में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, और ये तरखान वालों का डेरा गंगानगर में हो गया। अब कुछ पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं। देखिए अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि करते हैं, तो कौन से? घोसुंडी अभिलेख। तो इससे पता लगता है भागवत और वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव के बारे में। ये कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में है। घोसुंडी अभिलेख शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। इस लेख में प्रयुक्त भाषा जो है संस्कृत है और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। घोसुंडी का शिलालेख डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया है, तो ये नाम भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। घोसुंडी शिलालेख स्थित है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। घोसुंडी अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये घोसुंडी से प्राप्त हुआ है, यानी चित्तौड़गढ़ से। घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। आपको इसकी भाषा और लिपि दोनों पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कौन से अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालते हैं? तो ये डालते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशिष्टि। तो कीर्ति स्तंभ प्रशिष्टि लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियां एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन मिलता है। इस प्रशिष्टि में चंडी शतक, गीत गोविंद का टीका, संहितराज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। कीर्ति स्तंभ की प्रशिष्टि की रचना किसने की थी? तो ये रचना किसने की? तो कवि अत्रि एवं महेश ने। तो कब की गई थी? ये 1460 में की गई थी ये। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस प्रशिष्टि के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो किसके थे? कीर्ति स्तंभ प्रशिष्टि के। नेक्स्ट चलते हैं। चीरवा शिलालेख के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो पहली बात ठीक है। दूसरा, रतन प्रभु सूरी इसके प्रशिष्टिकार थे। तीसरा, इसके शिल्पी देलनाड़ थे। तीसरी बात ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बात ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चिरवा शिलालेख की बात कर लेते हैं। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो ये मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। कौन सा? चिरवा शिलालेख। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये रणछोड़ भट्ट हैं इसके रचयिता। कौन? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकियों की पाल की ताकों पर लगी 25 काले पत्थरों की बड़ी शिलाओं से संस्कृत में 24 सड़कों को उत्कीर्ण की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल डैश मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो ये राज सिंह प्रशस्ति में ही इसका वर्णन किया गया है। राज प्रशस्ति का काल कौन सा है? तो ये काल है 1676 का। नेक्स्ट है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो किसमें? बिजोलिया शिलालेख में ये कहा गया। ये कहाँ पे? ये भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कब का? 1170 से 1226 का है ये।
कहाँ पे? बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास यह एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो चौहानों की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा है? तो ये 1170 है। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख ये जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामल झील का निर्माण किसने कराया था? तो वासुदेव ने सामल झील का निर्माण कराया था। तो बिजोलिया प्रशिष्टि के रचयिता कौन थे? गुणभद्र थे। यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। किसके? पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें कई नाम दिए थे, एक तो जवालीपुर जालोर में शकंबरी सामर को कहा गया है, और श्रीमल भीनमाल को कहा गया, और विद्यापल्ली बिचौलिया को कहा गया, और मंडलगढ़ को कहा गया है। इसके अनुसार चौहानों के आदिपुरुष यानी कि वासुदेव चौहान ने 551 में शकंबरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा सामर झील का निर्माण कराया। किसने? आदिपुरुष वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट चलते हैं, जवालीपुर, शकंबरी, श्रीमल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया? तो बिजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान है जालोर में, जैसे जालोर जैसे जवालीपुर। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये सोमेश्वर के काल का है। नेक्स्ट है, राज सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो इसका संबंध है बीकानेर के शासकों से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक हैं सुबचंद्र। नेक्स्ट चलते हैं, सुरथोत्सव के लेखक कौन है? तो ये सोमेश्वर हैं इसके लेखक भी। कौन सा अभिलेख मांडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो ये घटियाला अभिलेख है। ये कहाँ पर है? जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है 861 से 918 के टाइम पे। तो इसमें प्रतिहार नरेश कक्कुक का ये यशोगान यानी न्यायप्रिय जनित का स्मारक वे वीर का साहसी वे शासक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये लेख संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं में है। नेक्स्ट है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में है? तो संस्कृत व प्राकृतिक दोनों भाषा में है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अभिरो का विजय का दावा करता है, तो कौन सा? घटियाला का अभिलेख है। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो मांडोर प्रतिहार की जानकारी प्राप्त होती है इसमें। घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस भाषा से संबंधित है? तो ये प्रतिहार किस शासक से संबंधित है? भाषा नहीं, तो ये प्रतिहार कक्कुक से संबंधित है। कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान से सुमेलित नहीं है? तो अभी हमने देखा था घटियाल कहाँ पे है, ये जैसलमेर में नहीं है, तो यही गलत है। बाकी मानमोरी चित्तौड़गढ़ में, चीरवा उदयपुर में, बसंतगढ़ सिरोही में। घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है बताना आपको। तो पहले देख लेते हैं, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है, पहली बात ठीक है। दूसरा, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़वा ग्राम यानी कोटा को से कितने मुखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये 3 प्राप्त हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गढ़ से संबंधित है? तो ये मोखरी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देते हैं, तो कौन से हैं? बरनाला अभिलेख। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ प्रशिष्टि का रचयिता कौन है? तो कुंभलगढ़ प्रशिष्टि का रचयिता कवि महेश। तो कुंभलगढ़ की प्रशिष्टि राजसंबंध, इसका प्रशिष्टिकार कवि कौन था? महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक कौन है? तो ये महेश्वर इसके लेखक हैं। बरली का शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व में जाना जाता था, कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है, तो कहाँ गया? ये ब्राही पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो कौन सा है? मंडोर शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। तो कहाँ पर है? मंडोर शिलालेख है जोधपुर में। मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास में विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश ये डालता है ये। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के लक्षण के वंशज का कहा गया है? तो किसमें? ग्वालियर शिलालेख में कहा गया है ये। तो ग्वालियर प्रशिष्टि मिहिर भोज की प्रथम देन है ये। संस्कृत व उत्तरी बराइपी में लिखी लिपि में उत्कीर्ण है इस पर।
इस लेख का लेखक भट्टा धनिक का पुत्र बालादित्य है। कौन? बालादित्य है। इससे गुजर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो ये पूर्व के ताम्रपत्र हैं ये। नेक्स्ट है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो ये चिकली ताम्रपत्र में। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व के रूप में उल्लेख मिलता है कहाँ पे? हर्ष पर्वत शिलालेख में। ये कहाँ पे है? हर्षनाथ शिलालेख। ये है आपका सीकर में। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख प्राप्त होता है कहाँ से? ये पदराड़ा से प्राप्त होता है। अधोलेख अभिलेखों के सही काल के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा इसमें ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम टाइम दिखाई देगा आपको आंसर वहीं से होगा। क्लियर है? तो अब मैक्सिमम टाइम में 3 है तो आंसर इनमें से रहने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है इसमें। तो सबसे पहले की अगर बात करें तो इसमें घोसुंडी का अभिलेख सबसे पुराना है। उसके बाद में फिर है बुजखला का अभिलेख, उसके बाद में फिर बिजोलिया का, उसके बाद में लास्ट में आपका नेमिनाथ का शिलालेख। तो भी आपका आंसर आ जाता है। तो घोसुंडी का अभिलेख कब का? द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व सैनिक सबसे पुराना है। बुजखला का 815 का है। ये बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा में 1170 का। नेमिनाथ यानी अबू मंदिर की प्रतिष्ठा 1230 की है। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख का उत्कीर्ण है कहाँ? ये नरबर्मा गोहिल। तो रसिया की क्षत्रिय का शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण। इस लेख में मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासक बप्पा से नरमा बर्मा तक की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मानमोरी का अभिलेख है ये। नेक्स्ट चलते हैं। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो उसके सही जोड़े हैं, एक तो अंचलेश्वर शिलालेख 1285, दूसरे की बात करें बिजोलिया का शिलालेख, और फिर चौथा है कुंभलगढ़ के प्रशिष्टि। तो पहला दूसरा चौथा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, नाथ प्रशिष्टि राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ है मेवाड़ से संबंधित। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? तो ये बीकानेर में प्रचलित है। नेक्स्ट है, अपराजित के शिलालेख रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये है दामोदर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? कहाँ से? राजस्थान से। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? तो इसका समय 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। डोडिया क्या है? डोडिया है प्राचीन सिक्के। क्या है? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। और गादिया क्या है? गादिया है किस राज्य से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये सभी मेवाड़ के राज्य के सिक्के नहीं हैं। जबकि मेवाड़ राज्य कौन से सिक्के हैं? चित्तौड़ी हो गया, डींगला हो गया, त्रिशूलिया हो गया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली, एलची, चादौड़ी और स्वरूप शाही, फतेह शाही, उसके बाद में भोपाल शाही और सालम शाही। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से प्रचलित है? झाड़शाही जयपुर से प्रचलित है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में मुद्रा जारीकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? झाड़शाही जयपुर में, बिनशोपक चाहवान और डब्बू शाही मारवाड़ी। तो विजय शाही बीकानेर नहीं है, ये विजय शाही है जोधपुर। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा युग में शाही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विजय शाही जोधपुर है, बीकानेर नहीं है। नेक्स्ट है, लिल्लू पलिया एवं लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये सोजत में निर्माण होता है इसका। तो रापशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो ये अलवर से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दूसरा मदन शाही बीकानेर से, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा व अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बीकानेर रियासत में लिखा जाता था ये। नेक्स्ट है, ढींगला, बेंडरिया, नाथुदारिया, ये क्या है? ये हैं मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के। नेक्स्ट चलते हैं। 1 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन टकसाल में बनता था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ विजय के पर मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? तो किसने? अकबर ने जारी किया था ये। नेक्स्ट, किस चौहान रानी ने अपने नाम से सिक्के चलाए थे? तो किसने? सोमल देवी ने चलाए थे। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नाद से प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये अजमेर से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दस्तूर कोम्बार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलते हैं?
तो उदयपुर, ये जयपुर से संबंधित वर्णन मिलते हैं। अब जनपद और प्राचीन नाम देख लेते हैं राजस्थान में। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो जयपुर के आसपास केंद्रित था। किसका? मालवों की शक्ति का केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता? तो ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। ये है कहाँ पर मत्स्य जनपद? आज के टाइम में जयपुर हो गया, अलवर हो गया, करौली हो गया, भरतपुर जिलों में स्थित है ये। इसकी प्राचीन राजधानी थी उपाप्लाव्य। उसके बाद इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में विराट नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन ह्वानशोंग ने किया था। कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है? तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या होती थी? इसकी राजधानी विराट होती थी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो अभी देख लिया हमने, मत्स्य जनपद की राजधानी थी ये। नेक्स्ट है, विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो विराट में देखिए अजमेर सम्मिलित नहीं है, बाकी टोंक हो गया, अलवर हो गया, करौली हो गया, ये संबंधित हैं। प्राचीन नाम के असम्मिलित जोड़े को छांटिए इसमें से। तो भरतपुर, विराट, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट है, सूरसेन जनजाति की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा सूरसेन की जनजाति की राजधानी थी। सॉरी, जनजाति नहीं, जनपद की, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। तो आधुनिक अगर देखा जाए तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सूरसेन जनपद से सम्मिलित भूभाग कौन सा था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो पूरब ये भाग थे राजस्थान की। सीभी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो उल्लेख स्रोत क्या है? तो सिक्के इसके स्रोत हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं, उदयपुर का पुरातन नाम क्या था? तो उदयपुर का पहला नाम शिवी था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन स्थल सीभी जनपद के नाम से संबंधित है? तो नगरी सीभी जनपद के नाम से संबंधित है। कौन से राजस्थान के सीभी जनपद की राजधानी थी? तो कौन थी? मध्याय के इसकी राजधानी हुआ करती थी। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? तो कहाँ पे? नगरी में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है? नगरी या मध्याय का है ये। नेक्स्ट चलते हैं, अर्जुनयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन सा है? तो ये प्रांत है अलवर भरतपुर प्रांत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट का मुख्य जनपद सफल कौन सा रहा था? तो ये योद्धे सफल रहे थे। राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्री कबीले का शासन रहा है? तो ये रहा है उत्तरी भाग में। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? तो गंगानगर को योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वप्रथम सिक्के प्राप्त हुए? तो कौन से? योद्धे के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता? तो बीकानेर को जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो बीकानेर की स्थापना राव विका ने की थी। पहले से ये राती घाटी तथा बाद में उनका घर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल के जांगल देश से जाने जाते थे? तो कौन से? बीकानेर, जोधपुर। नेक्स्ट आता, अहिच्छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ये नागौर का प्राचीन नाम है। डूडांड किसका प्राचीन नाम है? तो जयपुर का प्राचीन नाम है डूडांड। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो ये डूडांड में ही स्थित है जयपुर। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूड रण कहलाता था, कौन सा है? केशोरायपट्टन। कहाँ पे? बूंदी में। नेक्स्ट है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान कौन सी है? तो एक केसरावपट्टन। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, कौन सा? ये गलता कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बरसा बांडा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो ये अजमेर का भाग है। क्या? बरसा बाड़ा। तो जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टाटगढ़ के किले का मूल नाम बैराठ बाड़ा यानी कि बोरास बाड़ा था। इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन बरसा बाड़ा से होती है। प्राचीन अंचल वर्तमान जिले ये कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ये सीबी चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, आबूद सिरोही। तो ये सफाद लक्ष्य जो है सीकर और झुंझुनू में नहीं है, तो ये जोधपुर, बीकानेर, नागौर में है। ये शरणबाही नगर किस नगर को ऐतिहासिक नाम है? तो किसका? सिरोही का नाम है। ये कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये आरबूद आप देखेंगे तो ये मतलब सिरोही है, जालोर नहीं है, तो ये गलत है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चौथा बागड़, सीकर, झुंझुनू नहीं, बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। पूरा हम कोशिश करेंगे कि पूरा
मध्यकालीन इतिहास अगली क्लास में डिस्कस कर लिया जाए। तो ये पहली क्लास हमारी प्राचीन भारत की, प्राचीन राजस्थान की थी। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। एक दो क्वेश्चन एंशियंट इंडिया से आता है, एंशियंट राजस्थान से एक दो क्वेश्चन आता है, तो 3-4 क्वेश्चन एंशियंट से वैसे ही आते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है ये। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार इसको, जो भी अभी डरते हैं राजस्थान की हिस्ट्री से या भारत की आधुनिक ये प्राचीन भारत से, तो भाई उनको शेयर कर दो। कम से कम 2-4 क्वेश्चन टकरा जाएंगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हो सकता है आज ही हो जाए। चलिए बाय बाय।